तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका गुप्त काल के बारे में, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी भी बता दिया था। ठीक है, हमने राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ लिया था और आर्थिक जीवन के बारे में। तो ये एक प्रकार का लास्ट टॉपिक है। अगर जेबीटी और टीजीटी में खासकर नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जेबीटी, और आपके टीजीटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो असल में जो आप आज भगवान है, जो मंदिरों में आप रखते हो, वो इस काल में शुरू हुआ है। और आज आप भी सुनते हैं कि उत्तर भारत में नागर शैली है, वो भी इस काल की देन है। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में अच्छी तरह, अब आपने आज सुना कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये भी आपने सुना होगा। तो ये यहीं पे, क्योंकि शेक्सपियर तो आपको पता होगा कि इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के थे, वो कवि थे बहुत इंपॉर्टेंट। आपने अगर इंग्लिश आप एमए करेंगे तो उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो आपको इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम तो कालिदास बोलते हैं एक तरफ से। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो आज इसका मतलब ये समझ लो कि अगर एंशंट से अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे ज्यादा ये गुप्त काल से आएगा। और गुप्त काल से कहां से? कला और साहित्य में। तो इसलिए आपको इस चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। कि मैं ऑलरेडी कल भी बता चुका हूं आपको, इससे पहले बता चुका हूं क्लास में कि कल की क्लास तो जो आज की क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हमने पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें। ठीक है, तो आप जैसे बोलते हैं ना कि ब्रह्मा, शिव, विष्णु, ऐसे बोलते हैं ना, इस काल की देन है, त्रिदेव बोलते हैं आप इसको, इस काल की देन है। ठीक है, तो पहली लाइन जैसे मैंने लिखा कि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान हुआ था। इससे पहले मैंने ऑलरेडी मरणोत्तर काल में भी बोला था ये। ठीक है, बट वहां भी शुरुआत हुई है, इस काल में बहुत ज्यादा विकसित हुआ है एक तरफ से आपको, क्योंकि ब्रह्मा को, शिव को, विष्णु को उन्होंने पूजा शुरू करने दी। उनको लिए एक स्थान, जैसे आप अपने घर के लिए स्थान है, वैसा भगवान के लिए भी उन्होंने स्थान शुरू कर दिया था। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ है, जैसे कि मैंने बोला कि विष्णु, शिव, दस अवतार आप बोलते हो, अर्ध नारीश्वर सुनते हो आप, शिव और पार्वती, आदि आधा शिव और आदि पार्वती। ये स्टेटमेंट या ये जो सिद्धांत आया या ये मानने वाले लोग, ये गुप्त काल की देन है। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये नहीं सोचना अपनी ब्राह्मण धर्म में ही आया है, यहाँ बौद्ध धर्म भी था, अभी मैं बताऊंगा। बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था। तो वो सारी चीज इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दो संप्रदाय थे वैसे तो, हम शैव धर्म बोलते हैं शिव को मानने वाले, वैष्णव धर्म को विष्णु को मानने वाले। ठीक है, तो वो सारी चीजें। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इस काल में ये आपने अंडरलाइन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दश अवतार में 10 रूप, 10 प्रकार के भगवान पढ़े होंगे ना, 10 अवतार आपने सुने होंगे, वराह अवतार, जो भी आपने सुने होंगे आज तक। जो भी अलग अलग प्रकार के, बुद्ध भी एक प्रकार का अवतार है विष्णु का। ठीक है, तो वो सारी चीज, कली अवतार जैसे आप बोलते हैं। तो ये अर्ध ना, ये शब्द मैंने बोला ना कि ये शब्द यहां से आता है गुप्त काल में। इससे पहले तो आज तक तो डिस्कस नहीं किया मैंने, जिससे पहले मैंने टॉपिक बोला था। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इसके बारे में पता नहीं। इसके अलावा जो ये मैंने लिखा ना, यहाँ पे मैं नाम नहीं लिखा, ये सारी चीज ये बता किसके सेंटर पॉइंट है? बौद्ध धर्म के। ठीक है, बौद्ध धर्म के सेंटर पॉइंट है, यानी बौद्ध धर्म अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी कश्मीर में भी बौद्ध धर्म था, अफगानिस्तान में भी बौद्ध धर्म था, पंजाब में भी बौद्ध धर्म था, उस समय था ये। ठीक है, तो वो सारी चीज इसके बारे में। अब जो मैंने बताया, इससे पहले, इन मंदिरों से पढ़ने से पहले, क्योंकि इससे पहले कोई मंदिर का वर्णन है ही नहीं। आपको पता होगा कि भारत में प्रेजेंट टाइम में 3 प्रकार की शैली है। शैली का मतलब ये टेक्निक, आर्किटेक्चर कैसे बनाए जाते हैं मंदिर, उसी प्रकार की। तो 3 प्रकार की, एक नागर शैली, एक बैसठ शैली, एक द्रविड़ शैली। ठीक है, जो भी आप नागर शैली के अलग अलग टाइप के मंदिर देखते हो ना आज, ठीक है, उत्तर भारत में, ये नागर शैली के आगे प्रकार है। ठीक है, तो नागर शैली कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा, नागर शैली होता है आपका, नीचे से तो होगा आपका वर्गाकार, इस टाइप का बना होगा। ठीक है, अब जब यहां से आप देख रहे हैं, ज्यादातर मंदिर आपको ऐसे मिलेंगे, इस टाइप का। और ये जो एरिया होता है उसको बोलते हैं अंतराल, ये यहाँ पे होती है आपकी मूर्ति, और यहां से आपकी सीढ़ियां होती है ऊपर जाने के लिए। यानी कि जिसका जो प्लेसमेंट है वो क्या होगा? वर्गाकार।
और याद रखना द्रविड़ शैली का ऐसा नहीं होता, द्रविड़ शैली का आपका आयताकार होगा। ठीक है, जब आप द्रविड़, इसके बाद क्योंकि आप राजपूत काल पढ़ेंगे तो उसमें तो आपको मिलेगा मिलेगा, इसलिए आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी है, और ये जितने भी अगर ये मंदिर में बता रहा हूं, ये मंदिर ऐसे ही है, इसी टाइप के मंदिर है, बट इसमें से एक मंदिर ऐसा जो ईंटों का, बाकी पत्थर के बने हुए हैं सारे के सारे, और ये ज्यादातर एमपी में है। एकमात्र ये है आपका यूपी में, बाकी आपके सारे के सारे के एमपी में है अधिकतर। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनमें से जो मैंने बात की कि इनमें से कौन सा जो इसमें तो मैंने नहीं लिखा है वैसे वो, ठीक है, जो ईंटों से बना हुआ मंदिर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, नेट में तो सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपसे पता होना चाहिए कि ईंटों से बना हुआ कौन सा इनमें से मंदिर है। तो यहां नहीं लिखा है एमपी में, तो आपने लिखना है भीतरगांव। ठीक है, भीतरगांव एक जगह है मध्य प्रदेश में, भीतरगांव का विष्णु मंदिर। बाकी बाकी ये सारे के सारे पत्थर के बने हुए, याद रखना, सारे के सारे पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए भीतरगांव का विष्णु मंदिर। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन कौन सी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ मूर्तिकला, मूर्तिकला वैसे सिंधु घाटी से है। मूर्तिकला तो शुरू मैंने बोला कि मूर्तिकला तो थी, पर मंदिर नहीं बने थे, पर मूर्तिकला तो अभी तक होगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको चाहिए। मूर्तिकला मथुरा, सारनाथ, आपको मथुरा होगा यूपी में, सारनाथ पता होगा बिहार में, तथा पाटलिपुत्र ये भी बिहार में, कैपिटल रही मगध की। ठीक है, तो ये मूर्ति, यानी ये मूर्ति मिली होगी शिव जी की। और पता कैसी मूर्ति मिली है इसमें, जो महात्मा बुद्ध है ना, वो वरद मुद्रा में दिखाया गया है, ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, कांगड़ा में मिली है, कांगड़ा में भी ये मिली है। ठीक है, यानी कि जो आपने बहुत अलग अलग देखे होंगे, मतलब बैठने का तरीका महात्मा बुद्ध का, जो आपने बहुत सारे इधर उधर देखा, कहीं वो आंखें बंद की हुई है, या बैठा हुआ है, या कहीं वो आशीर्वाद दे रहा है, इस टाइप का, उसको बोलते हैं अभय मुद्रा, जब आशीर्वाद दे रहा हो। और जब फिर आपने एक हाथ ऐसा सुना होगा, ऐसा हाथ रखा होगा, उसको बोलते हैं वरद मुद्रा में। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के आपने सुने होंगे। ठीक है, तो एकमात्र जो मथुरा था वो जैन धर्म का सेंटर पॉइंट भी था, और बौद्ध धर्म का सेंटर पॉइंट था। और आज आपको ये भी पता होगा कि ये तो विष्णु और श्री कृष्ण का भी सेंटर पॉइंट है यूपी में। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र में जैन धर्म की दूसरी संगति हुई है, दूसरी संगति हुई, आपको पता होगा बौद्ध धर्म की 4 हुई है, और जैन धर्म की 2 ही हुई है, तो दूसरी पाटलिपुत्र में हुई है 513 में। इसका मतलब कि गुप्त काल में जैन धर्म था, है ना। तो वो सारी चीज इसके बारे में। अब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्के एंड आर्किटेक्चर, यूनेस्को की साइड में आया ये, जो इसके बाद मैंने नीचे लिखा है, अजंता गुफा तथा बाघ की गुफाएं। आपसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अजंता गुफा टोटल है कितनी, टोटल गुफा कितनी है, तो 29 है ये। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जहां पर औरंगजेब का ये क्या बोलते हैं मकबरा है, पत्नी का भी। ठीक है, एलिफेंटा उधर ही तो है ये, एलिफेंटा एलोरा। ठीक है, जो आपको आगे एलिफेंटा और एलोरा आपको आगे मिलेगी अभी, जब आप राजपूत काल में जाएंगे। 29 है, और इसकी 16वीं और 17वीं ना, और 19वीं, ये गुप्त काल से रिलेटेड, टोटल 29 है ना, तो 16वीं 17वीं और 19वीं गुप्त काल से रिलेटेड है, गुप्त काल के बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था गुप्त काल में। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है बाघ की गुफाएं, ये एमपी में है, याद रखना, ये औरंगाबाद में नहीं है, एमपी में है ये, और ये सिर्फ 9 गुफाएं, 9 गुफाएं ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और हिस्ट्री में नहीं पूछा जाता, तो आपको पता होगा, जो किसी भी टॉपिक में आप, जो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है ना, सबसे ज्यादा पता क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो आते हैं आर्ट एंड कल्चर से। तो यही तो आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री थोड़ी नहीं आती, आर्ट एंड कल्चर आता है, पॉलिटिकल थोड़ी नहीं आती है, स्टैटिक आती है उसकी। ठीक है, हम सोच भाई ये तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, ये पॉलिटिकल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो चीजें आपने ध्यान रखनी है चीज के बारे में, तो ये इस काल की है। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं। अब दूसरा मैंने, ये तो रहा कला,
मैंने बोला था कि गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है, बोला था ना। कला मैंने बता दी। अब आप किसका साहित्य है, साहित्य की बात कर रहा हूं, तो इसी की वजह से तो गुप्त बोलते हैं नहीं आप, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसी की वजह से तभी तो मैंने बोला कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीज, साहित्य कला ये होगी, साहित्य ये हो गया। साहित्य मतलब कि कौन कौन सी किताबें लिखी, साहित्य मतलब किताबें, ग्रंथ कौन से लिखे गए गुप्त काल में, क्योंकि महाभारत और रामायण अंतिम रूप से यहाँ रचा गया है, मनुस्मृति यहाँ पे रचा गया है, मतलब किताब बंद कर दी गई, खत्म होगी, मतलब बोलने का मतलब यह है इस काल में की गई है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें अलग अलग बांटा हुआ है कालिदास को कि खंड काव्य, ठीक है, महाकाव्य कौन कौन से उसके, और उसके नाटक कौन कौन से हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कालिदास की कौन सी किताब नहीं है, इनमें से कौन सा खंड काव्य है, इनमें से कौन सा नाटक है, इनमें से कौन सा आपका महाकाव्य है, ऐसा तक क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर नेट में तो ये तक पूछा जाता है कि खंड काव्य कौन सा है। जेबीटी टीजीटी में नहीं, ये नहीं पूछा जाता, जेबीटी टीजीटी में तो ये क्वेश्चन पूछा कि किस किताब है ये। ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन के साथ तुलना की जाती है, हर्षवर्धन की ऑप्शन में किताबें डाली जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बताया ऋतुसार मेघदूत खंड काव्य है, कुमार संभव रघुवंश आपका महाकाव्य है। ठीक है, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र आपको सुना होगा, आपने शुंगवंश मैंने करवाया था। तो वो सारी चीजें, अभिज्ञान शकुंतला, ये तो एचपी के बारे में बताता है काफी ज्यादा, एचपी का सोर्सेज भी तो है ये तो बहुत प्रसिद्ध माना जाता है अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत में भी। ठीक है, तो वो आपको कालिदास ज्यादा हो रहा है। और ये मैंने बताया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, नवरत्नों में से एक था कालिदास, है ना, पिछली क्लास में मैं आपको बताया था ये। ठीक है, उसके बाद है विशाखा दत्त, ये भी एक कवि है, और इसने जो पतंजलि की महाभाष्य है ना उसको ट्रांसलेट किया है उसने आगे से आगे। और याद रखना मुद्रा साक्ष जो मुद्रा राक्षस है इसकी और किताब भी है विशाखा दत्त, वो है देवी चंद्रगुप्तम, आप लिख सकते हो। ठीक है, इसकी दूसरी किताब भी है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में पता। अमरकोश, अमर सिंह की अमरकोश है। ठीक है, वात्स्यायन की कामसूत्र है, शूद्र की मृच कटिकम है। ठीक है, भारवी की, ये बहुत आती है नेट में, सबसे इंपॉर्टेंट किताब है ये भारवी। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में, इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखाई है जो आपको काम आएगी, मतलब अधिकतर पूछी गई है जो, क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो आप जब अगर इनको पता होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, अब ये साहित्य में आता है, बट यहाँ बोलते हैं सब, बहुत बार बोलते हैं अंग्रेज, अंग्रेज बोलते हैं कि हमने आपको साइंस सिखाई है। ठीक है, हमने सब कुछ सिखाया आपको कुछ भी नहीं आता। भारतीयों को ये बोला ना इन्होंने, आर्यभट्ट तो हमारा है, ठीक है, हाँ, वरामिहिर तो हमारा है, ब्रह्मगुप्त तो हमारा है, भास्कर प्रथम वो हमारा है, यानी कि भारतीय साइंस भी जानते थे, हमने अंग्रेजों के आने से नहीं सीखा। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो आर्यभट्ट जिसने ये बताया कि पृथ्वी जो अपनी दूरी पे घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा बोल रहा है ये, इसने बोला था वो, ऐसा नहीं बोला कि आपने कोई यूरोप का आया था। ठीक है, तो वो चीज आपने, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की व्याख्या इसने की है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने बताया है, जो मैंने यहां नहीं लिखा होगा, बीज गणित, तभी तो कहा गया जनक इसको, पाई का आविष्कार इसने किया, 22/7 जो लिखते हैं ना मैथ में, यही तो, इसी आर्यभट्ट तो ये था वो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो सूर्य सिद्धांत, इसने इसको जनक माना जाता है। ठीक है, इसकी किताबें मैंने आर्यभट्टम में शायद इसमें नहीं लिखी होगी, आर्यभट्टम इसकी किताब है, सूर्य सिद्धांत इसकी किताब है, सूर्य सिद्धांत भी इसकी किताब है, आर्यभट्टम भी इसकी किताब है, किताब बता रहा हूं मैं इसकी। ठीक है, वो आपने याद रखनी है। वरामिर इसके बाद जो आया, ये बहुत पूछा जाता है, वो ये भी एक गणितज्ञ है, ज्योतिषज्ञ है। ठीक है, इसने इसने बोला कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसने चंद्रमा का दिया, इसने उल्टा दिया है। तो ये आपको इसकी किताबें हैं जो मैंने आगे लिखा है, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद जातक, बृहद संहिता, और वर्गमूल और घनमूल का सिद्धांत इसने दिया वारामिहिर में। ठीक है, वो आपको इस चीज के बारे में। उसके बाद तीसरा, ये तीन बंदे तो रखने आपने, इंपॉर्टेंट है ये, ब्रह्मगुंदे खंड खाद्य, बहुत बार दोनों किताबें हैं इसकी अलग अलग। अब इसने दिया है गुरु, जो आप न्यूटन नहीं बोलते हो, ये न्यूटन ने दिया, भाई न्यूटन ने सिखाया हमें, हम न्यूटन से पहले हमने दे दिया, इसने कहा था नीचे को आती है जो भी चीजें ऊपर को फेंकते। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। और अन्य व्यक्ति है जैसे शुरू संहिता,
ठीक है, श्रुत संहिता, ठीक है, और इसकी जो पाल काव्य, हस्त्या, ये जो ये किताबें हैं इसकी, और ये शल्य चिकित्सा से रिलेटेड है, शल्य चिकित्सा से रिलेटेड है ये सारी की सारी, और ये सारी किताबें लिखी है मैंने, जो भी सामने लिखी है, ठीक है, वाघ भट्ट, अष्टांग हृदय, ये सारी। और हाँ, जो ये है ये हाथी पर चिकित्सा की गई है, जो मैंने लिखा पाल काव्य, ठीक है, वो सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक ये था जो आपको पता होना चाहिए, मंदिर कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें। तो ये गुप्त काल यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम में आगे जो हम करने वाले हैं वो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हर्षवर्धन भी आपने सुना होगा,